कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं हेक्सचर ओलन थ्योरी के इंट्रोडक्शन के ऊपर। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो फैक्टर एंडोमेंट्स का था। इसी वजह से हेक्सचर ओलन थ्योरी को फैक्टर एंडोमेंट्स के साथ ही एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिकली एली हेक्सचर ने 1999 के अंदर अपनी एक किताब लिखी जो उस वक्त तो फेमस ना हुई, लेकिन बाद में काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस मिली। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये किताब बेसिकली फॉरेन ट्रेड के बारे में थी और अल्टीमेटली ये किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती थी। ऑलमोस्ट कोई 10 years एंड अबव, अ बिट अबव, इस किताब को इग्नोर किया गया और फिर अल्टीमेटली बर्टल ओहलन, जो बेसिकली दोनों स्वीडिश थे, एली हेक्सचर और ओहलन जो था वो हेक्सचर का स्टूडेंट था। तो जब उसने 1933 के अंदर अपनी किताब लिखी इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, जो अब बेसिकली एक मॉडल की फॉर्म में पढ़ा जाता है ट्रेड के अंदर, और अभी तक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ये मॉडल की एप्लीकेशन आपको वाइडली मिलती है हर जगह पे। इस वजह से इस मॉडल को एचओ मॉडल यानी कि हेक्सचर और ओहलन का मॉडल कहा गया है। हम ज़्यादातर जो पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर वो ओहलन के मॉडल को पढ़ेंगे, क्योंकि ओहलन का मॉडल बेसिकली बेस कर रहा था हेक्सचर के मॉडल के साथ। क्योंकि हेक्सचर ने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो आपकी फॉरेन ट्रेड है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अफेक्ट करती है। और अभी तक अगर आप बात करें तो यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि आपके पास जब फॉरेन ट्रेड होती है तो आपके पास रिलेटिव फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी, और उस फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी के साथ दो कमोडिटीज़, जो बाद में हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इस थ्योरम की ये खासियत है कि हम इसको जस्ट टू कमोडिटीज़ की फॉर्म में नहीं पढ़ सकते सिर्फ, और ना ही टू कंट्रीज़ की फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, बल्कि मोर देन टू कंट्रीज़ एंड मोर देन टू कमोडिटीज़ के ऊपर भी इस थ्योरम को जनरलाइज कर सकते हैं। बेसिकली हमने इस थ्योरम को जब स्टडी करना है, हेक्सचर और ओहलन के थ्योरम को, हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर देखना है। पहला पार्ट जो एचओ थ्योरम का है वो है पैटर्न्स ऑफ ट्रेड, और जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात होगी। तो नॉर्मली जो एचओ थ्योरम की बात की जाती है वो बेसिकली पैटर्न्स ऑफ ट्रेड को लेके बात की जाती है। पैटर्न्स ऑफ ट्रेड जैसे हमने इंट्रोडक्शन और टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था, तो यही पढ़ा था कि ट्रेड के पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, नेशन किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रही है, या नेशन किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है। ये सारी चीज़ें हम पैटर्न्स ऑफ ट्रेड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जब हम एचओ मॉडल की बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, एचओ थ्योरम की, उसके अंदर हम यही देखेंगे टू कमोडिटीज़, टू कंट्रीज़। इन ओवर केस जो हमने सिंपल एग्जांपल समझने के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कौन सी नेशन किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करती है और क्यों करती है। जैसे हमने सीखा था इस बेसिकली एचओ थ्योरम पढ़ने से पहले कि क्या क्या ड्रॉबैक्स है पिछली थेरीज के अंदर जो हमने एचओ थ्योरम के अंदर क्लियर करने हैं। और इसी तरीके से एक मज़ीद थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम से रिलेटेड है कि फैक्टर्स की प्राइसेस किस तरह चेंज होती हैं। जैसे मैंने लास्ट मॉड्यूल के अंदर कुछ डिस्कस किया था कि जब आपके पास डिमांड बढ़ती है कैपिटल की तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो उससे उसकी प्राइस जो कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ती है, और देन फिर फैक्टर की प्राइस भी बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो उस केस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर वाई कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है
तो क्योंकि नेशन 2 जो है वो कैपिटल इंटेंसिव जो है वो कमोडिटीज़ तैयार करना चाह रहा होता है, तो उस केस के अंदर कैपिटल की डिमांड भी बढ़ गई थी, जिसको हमने ड्राइव डिमांड का नाम दिया था। और इसी सारे फैक्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो वो होगा बेसिकली फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम वाला पार्ट। तो इसको आगे हम पहले स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स ऑफ ट्रेड के साथ, देन फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम की बात करेंगे।